एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट दिसंबर 2019 के पेपर 2 पार्ट 1 जो कि है सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीडीपी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खाली स्थान अभिविन्यास प्रारूप को खाली स्थान अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत या आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसको यहाँ ब्लैंक जो है उनको फिल करने पर सही होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, आदान प्रदान परंपरागत। मतलब नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, समाज में जो जन साधारण की अवधारणा है पहले से, है ना, लिंग को लेकर के, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जेंडर विभेदीकरण या जेंडर भूमिकाएं या जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। तो सही उत्तर यही है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है ना। समाज में जो विभिन्न लोगों का पहले से परसेप्शन बना हुआ है ना, पहले से वो लोग जेंडर को लेकर के, है ना, लड़की को यह काम करना चाहिए, लड़के को यह काम करना चाहिए और दोनों को इस प्रकार के आचरण करने चाहिए, इस प्रकार की वेशभूषा अपनानी चाहिए, इसको बोला जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। पहले से बना हुआ है यह समाज में, तो इसीलिए बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है ना। ऐसा मतलब की एंड का जैसा मूवी में होता है उसी प्रकार से लड़की का काम लड़के को करना दिया जाता है और लड़के का काम लड़की को करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार की जो कहानियाँ हैं या कथाएं हैं या जो भी है ना, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, है ना, कहा गया है या ऐसा विचार दिया गया है। तो यह जो काम है, यह गतिविधि है, वह किस लिए महत्वपूर्ण है ना, उसको बताना है। जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है या जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है या जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो इसमें से ऑप्शन 2 ही सही हो रहा है ना। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है ना, जो पहले से समाज में परंपरागत रूप से चलते आ रहा है रूढ़िवादिता जेंडर के प्रति, है ना, लिंग विभेद के प्रति, कि इस व्यक्ति को यह काम करना चाहिए, इस व्यक्ति को यह काम करना चाहिए, ऐसा उसको यह समाप्त करता है वह रूढ़िवादिता को। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, वाइगोत्स्की जो है इस संबंध में क्या कहते हैं। जब एक वयस्क जो है बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, उसको बढ़ावा देता है, एक वयस्क आदमी, है ना, बच्चे के उसका जो निष्पादन का, है ना, जो क्षमता है उसको, परफॉर्मेंस के लेवल को अप करता है, ऊपर करता है, तो इसको क्या कहते हैं, है ना। खोजपूर्ण अधिगम, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र या पाढ़ यानी ढांचा या अंतः व्यक्तिनिष्ठता, है ना, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, पाड़ ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग, है ना। जब एक वयस्क आदमी जो है बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर जितना भी है
इस स्तर को बढ़ाना चाहता है ऊपर की ओर, है ना। तो इसी को बोला जाता है पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्प निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्प निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलपमेंट, है ना। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग कौन सा, इसमें से कौन सी स्टेज में होता है? ठीक है, संवेदी चालक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जीन पियाजे आप जानते ही हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक। तो उनके अनुसार यह बताना है, आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, है ना, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क इस अवधि में विकसित होता है, यानी इस अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार, यानी इनमें से किस साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक, है ना, के अनुसार, है ना, के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? ठीक है, इनमें से कौन किसने बोला था, या उनके अनुसार जो है बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं को तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? किसने बोला था? लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, या अल्बर्ट बैंडुरा ने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, है ना, जो है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 टू 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए, पूछ रहा है 6 टू 8 क्लास वाले शिक्षक यानी मिडिल स्कूल वाले शिक्षक को, है ना, क्या करना चाहिए अपनी कक्षा में? क्या करना चाहिए? इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है ना। सही लग रहा है ये तो, है ना। अगला देख लेते हैं, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। ये तो सही नहीं लग रहा। केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ये भी सही नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन 2 ही सही लग रहा है, ये वाला। ठीक है, और यही है आंसर सही। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए बच्चों के सामने जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तर्क दे करके, है ना, किसी भी चीज़ का, है ना, रीज़न तर्क दे करके उसका समाधान निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा समस्याएं जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि, है ना, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाला जो आदमी होगा, है ना, मतलब तार्किक बुद्धि भी हो और गणित में भी वह पारंगत हो, यानी गणितीय बुद्धि भी हो। ठीक है, तार्किक गणितीय, लॉजिको मैथमेटिकल। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, या दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता। सीधी सी बात है, ऑप्शन 4 ही सही उत्तर होगा, है ना। देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति है, तार्किक तर्क देने वाला, गणितीय बुद्धि, है ना, गणित भी जानता है ना। तो आप जो एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चन आता है जो भी, है ना,
आपने देखा होगा एग्जाम में, तो उसमें क्या दिया रहता है, पैटर्न वैटर्न बनाना रहता है ना, कितने त्रिभुज हैं, कितने क्या हैं, ये सब खोजना रहता है, श्रृंखला चलते रहता है 1 3 5 इस प्रकार से है तो आगे क्या होगा, ये सब है ना खोजना रहता है उसमें है ना क्वेश्चन में। तो उसी प्रकार ऑप्शन 4 ही सही बैठ रहा है इसमें। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी व्यक्ति में। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे जो है आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, ठीक है, और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं, समाज से ही सीखते हैं, समाजीकरण या समावेशन या मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण, इनमें से क्या कहलाता है ना। तो इसमें तो सीधी सी बात दिख रहा है, समाजीकरण ही होगा। समाज से बच्चे जो है आदतों कौशलों को सीखते हैं, है ना, और समाज से मूल्य को भी सीखते हैं, समाज या परिवार से, परिवार भी समाज का एक अंग है ना, उसी में जोड़ लेना चाहिए। तो जिससे जो है वे समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य या नागरिक बनते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सोशलाइजेशन या समाजीकरण, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है, यह सही है। पर्यावरण की भूमिका है ना, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका क्या है, यानी कि मानव का जो विकास होता है उसमें पर्यावरण की और आनुवांशिकी की क्या भूमिका रहती है, इसी के बारे में यह प्रश्न है, ठीक है। पर्यावरण की और आनुवांशिकी की, ठीक है, दोनों की क्या भूमिका रहती है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, ठीक है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, यानी आसपास का वातावरण जो है वो पूरे पूरे तरह से व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। यह आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, आंसर 4 ही होगा, है ना। देखिए पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ आनुवांशिकी के बारे में बोला गया है, वह सही भी है, बट सिर्फ उसमें आनुवांशिकी को ही बोला गया है, पर्यावरण के बारे में तो छोड़ दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में सिर्फ पर्यावरण के बारे में बोला गया है, आनुवांशिकी को छोड़ दिया गया है, तो ये दोनों नहीं हो सकता। इसमें तो दोनों को नहीं बोला गया है, यानी नेगेटिव इसका आंसर हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो एक ट्रिक है, ठीक है, समझ लीजिए। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है ना, इसकी यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा, इनमें से कौन सा सही है बोल रहा है। अगर ऐसा आता कि इनमें से कौन सही नहीं है बोल के, तो जो नेगेटिव इसमें वाक्यों में जो भी नेगेटिव रहता वही उसका आंसर होता, सही नहीं है बोलने पर, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव जो भी आंसर आए वो तो हो ही नहीं सकता, ना तो इसको ना तो उसको प्रभावित करता है, यानी इसमें नहीं हो सकता इस कंडीशन में, ठीक है। और इसमें से सिंगल सिंगल है ना, एक के बारे में एक ठो बोला गया है, दूसरे में दूसरे के बारे में बोला गया है, जबकि दोनों प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ही सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा, प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, मतलब रोट टीचिंग या रोट अंडरस्टैंडिंग, मतलब रट रट करके, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, वही रटा जाता है उसको या मेमोराइज किया जाता है, ठीक है, यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, खुद उसके द्वारा ज्ञान की जो है रचना की जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। केवल संरचनात्मक आकलन या केवल संरचनात्मक
संकलनात्मक आकलन, या ना तो आकलन ना ही संकलनात्मक आकलन। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, दोनों होगा। अभी मैंने 10वें क्रम के क्वेश्चन को यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सा सही है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जो ज़्यादा लंबा, एक प्रकार से लंबा ही कहना चाहिए, और जिसमें दोनों शामिल रहता है। देखिए, इस पहले वाले में सिर्फ एक के बारे में बोला गया है, दूसरे वाले में एक के बारे में बोला गया, और तीसरा वाला तो नेगेटिव है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों को शामिल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 4 सही हो रहा है। सेम क्वेश्चन ये भी हो रहा है ना। यहाँ देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल, तो केवल बोल रहा है, यानी ये भी केवल बोल रहा है, ये दोनों नहीं होगा, दोनों का शामिल है ना। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है इसका, दोनों का जो है उसमें शामिल होना चाहिए, और तीसरे वाले में तो नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक रूप में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यह रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे को किसी तरह से पता चल गया है अलग अलग स्रोतों से कि तुम्हारे कास्ट वाले, तुम्हारे सामाजिक वर्ग वाले पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। ठीक है, अब ये उसके मन में पूरी तरह बैठ गया है। अब इसको हटाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, या विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए और उसमें प्रूव करना चाहिए कि तुम भी कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ, या विद्यार्थी की पढ़ाई को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने देना चाहिए। मतलब जब पता चल गया है कि तुम पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकते तो तुम इस फील्ड को छोड़ो और दूसरे फील्ड में अपना देखो करियर आगे, ऐसे बोलना चाहिए। या विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। परफेक्ट लग रहा है इसका आंसर, है ना, यानी कि ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। देखिए, बच्चे को यह बताना चाहिए कि तुम्हारे वर्ग में ये प्रमुख व्यक्ति थे जो जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा कोई उच्च स्तरीय कार्य किया, या फिर दूसरे वर्ग के बारे में भी बोलना चाहिए कि उन्होंने इस फील्ड में ऐसा ऐसा काम किया, इतना अच्छा महान काम किया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देने चाहिए कि सभी थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। क्या उसी वर्ग के लोग नौकरी में जाते हैं, उच्च स्तरीय नौकरी में, या खेल में, या नाटक में, या कोई भी राजनीति में, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हर वर्ग से कोई एक या दो व्यक्ति ही तो जाता है ना, तो उसी रोल मॉडल को उसको उसके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि ये हैं तुम्हारे ही वर्ग से और उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है। ठीक है, ऐसा उदाहरण देना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा नाम सुनते ही आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, मंद बुद्धि वाले भी, एकदम ब्रिलियंट बुद्धि वाले भी, और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी, स्टूडेंट भी। ठीक है, तो इस प्रकार के कक्षा को समावेशी कक्षा बोला जाता है। इस कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है, मतलब अपनी योग्यता और अपनी शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये सही लग रहा है, देख लेते हैं और अगला। ठीक है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। सबको समावेशी यानी ना समान रूप से ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम नेग्लेक्ट करो, है ना। समावेशी का मतलब है उनको समान अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। तो कमज़ोर के लिए थोड़ा कम उसको ज़्यादा सिखाना भी पड़ेगा, तभी ना उसके लिए समान होगा। अगर मंद बुद्धि वाला है तो उसके अनुसार उसको शिक्षा दोगे तब ना। ठीक है, अपाहिज बच्चों में मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वर्गीकृत वर्ग में तो विभाजित करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्लास को डिवाइड। ठीक है, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, और बस उसी योग्यता को उसको बाहर लेके आना है ना। उसको विश्वास दिलाना है बच्चे को कि तुम भी कर सकते हो करके, है ना, बस यही है।
एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यह बताना है। एक स्वलीन बच्चा है, यानी ऑस्टिस्टिक है ना, खुद पर अपने ही अंदर रहने वाला, अपने ही परिवेश में रहने वाला, ठीक है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के लक्षण है, ये मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के लक्षण है। सीधी सी बात है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, है ना। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के यह लक्षण है, ठीक है। जो पढ़ने में अक्षम है, अशक्त है, थोड़ा सा कमजोर है, उसके लक्षण है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।